मजबूत करना है, क्या रोड मैप का है इसी आपका जी। क्या कह रहे हैं? वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र भी छाह मत, एक पत्र भी छाह मगर मांग मत, मांग मत, मांग मत। सेवा का अर्थ सिर्फ लेना नहीं, देना भी होता है। सत्ता में जो वर्षों से स्थापित भारतीय जनता पार्टी है और उनको जो नया बीजेपी अध्यक्ष मिला है, यही उनकी पहचान है। सादा जीवन, गहरी ज़मीनी पकड़, बैतूल की मिट्टी से उठे और आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत खंडेलवाल जी हमारे मंच पर आपका। आप पानी जी, हाँ सॉरी, हाँ हाँ बिल्कुल। मेरा पहला सवाल यही था कि आप राजनीति में आए, सही समय कौन सा था? एक दुखद वाकया भी हुआ, आपके पिताजी का निधन हुआ, उससे पहले राजनीति में कदम रखा आपने, तो जो शुरुआती राजनीतिक सफ़र है इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। नहीं, मैं राजनीति में मेरे पिता के निधन के बाद ही आया। जी जी। 2008 में, क्योंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन था और उस समय हमारी पार्टी का आग्रह था कि चुनाव लड़ूं। मैं पॉलिटिक्स में उससे पहले नहीं था, लेकिन फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उनके चुनाव जब आते थे उस समय ज़रूर परिवार के नाते काम करते थे, लेकिन उसके अलावा मेरा राजनीति से कोई नाता नहीं था। अच्छा, और आपने बहुत सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में जो नवाचार हुए हैं, कई दफ़े हमने देखा है, आप बताते बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जैसे हाल ही में जो शव वाहन सेवा शुरू हुई और एक स्वर्ग रथ का संचालन जो आपकी तरफ से किया जाता था, तो कौन सा अनुभव या ऐसा कौन सा विचार था जिसकी वजह से आप इस कार्य के लिए प्रेरित हुए? ऐसी कौन सी बात रही मन में? मैं आदिवासी अंचल से आता हूँ। मेरा ज़िला बहुत एरिया वाइज बहुत बड़ा ज़िला है। एक बार मेरा एक ट्राइबल कार्यकर्ता मेरे पास सुबह सुबह आया। उसने कहा कि मेरे पिता की सरकारी हॉस्पिटल में डेथ हो गई, तो मुझे दुख भी हुआ। उसने कहा सब मुझे बॉडी ले जाना है, बहुत 100-150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मुझे 2000 रुपये आप दे दो, गाड़ी के पैसे नहीं है। मैंने उसे पैसे दिए। थोड़ी देर बाद फिर वो पैदल आया, बोले साहब गाड़ी वाले ले जा नहीं रहे। मेरे पास बाइक थी, मैंने बैठाया, गया। मैंने सब गाड़ी वालों से बात की तो उसमें मैंने सबको जमा किया। मैंने कहा रूटीन में जो बैतूल का हमारा इंटीरियर है, दामजीपुरा, भीमपुर, वहाँ का कहीं का कार्यकर्ता था। मैंने कहा 2000 रुपये रूटीन में बहुत होते हैं। तो उसमें से एक गाड़ी वाला बोले साहब यही तो मौका रहता है पैसा कमाने का। तो मुझे थोड़ा दुख भी हुआ। मैंने उनको सबको कहा कि जिसके पास अपने पिता के इलाज के पैसे नहीं, अंतिम समय में हमें मदद करनी चाहिए। तो मैंने वो गाड़ी तो खैर मैं गया तो उसने उतने पैसे में कर दी। फिर मैं लौटा, विचार किया, एक वाहन था हॉस्पिटल में, तो मैंने उसको अपने खर्चे से चलाना शुरू किया। फिर मैंने अपना व्हीकल खरीद के उस पर 2 ड्राइवर, डीजल और बॉडी पूरे ज़िले में, ज़िले के बाहर भी कहीं छोड़ना हो तो सम्मानपूर्वक तरीके से। मैं अभी पिछले दिनों पूछ रहा था, क्योंकि पूरा डाटा है, तो लगभग 4000 से ऊपर शवों को उनके घर तक सम्मानपूर्वक तरीके से
निःशुल्क पहुंचाने का काम किया। लेकिन कुछ स्व प्रेरणा भी होती होगी हेमंत जी, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने एक अभियान में एक वाहन खराब हो गया था और उसको खुद धक्का दिया था, तो कुछ याद कर पाते हैं कि? नहीं, वो तो किसी ने किसी पुराने मित्र ने कोई इलेक्शन का एक चुनाव में, पुराने उस समय तो गाड़ियाँ थी नहीं जी, 96 के आसपास, तो 4 लोग थे और गाड़ी बंद हो गई। अब ड्राइवर तो धक्का लगा नहीं सकता, तो बच्चे 3 में मेरा नंबर था, तो फिर 1 किलोमीटर धक्काते ले गए। तो अब वो तो स्वाभाविक है, उसका कोई उपाय नहीं, लेकिन सहज जो चीज़ें कभी वैसी स्थिति आ जाए तो उसको सहजता से लेना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतें हैं और कई बार जिसके बारे में हम लोग लिखते भी रहते हैं, कई बार सरकारों को अच्छा भी लगता है, नहीं भी लगता है, लेकिन सीएम राइज जैसी अवधारणा ये भी कमोबेश कई बार आता है कि आप इसके बारे में बहुत सोचते रहे और एक नींव रखने की एक तरह से आपने शुरुआत भी की। तो क्या ख्याल रहता था कि ऐसे स्कूल हों, बेहतर स्कूल हों बच्चों के लिए? मैंने ऐसे बहुत सारे सुझाव सरकार को दिए, लेकिन उस दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने उसका खुद ही खुलासा किया। सीएम राइज की अवधारणा मेरे दिमाग में ऐसे आई कि बैतूल ज़िले में मैंने सारे स्कूल को स्टडी किया, तो लगभग 1,80,000 बच्चे थे और 2,900 यानी 3,000 एवरेज 60 स्टूडेंट एक स्कूल में आते थे। 2,000 स्क्वायर फीट का एवरेज एक स्कूल था। टीचरों की संख्या 9,000 थी। तो मैंने पूरा बजट निकाला कि 3,000 रुपये, 2,500 से 3,000 रुपये पर स्टूडेंट सरकार की लागत है। टीचर बच्चों का रेशो 35 होना चाहिए, सीबीएसई के हिसाब से 15 पे चला गया। 1 स्क्वायर फीट में 15 बच्चे बैठने चाहिए, 30 स्क्वायर फीट में बैठ रहे हैं। सारी कॉस्ट एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि अगर हर 20 किलोमीटर में एक स्कूल हो जाए, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट स्कूल गांव-गांव में इसलिए दिए कि प्रधानमंत्री सड़क के पहले बच्चे नदी नालों को कैसे पार करें, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री सड़क हो गई। तो मैंने सोचा कि अगर 35 बच्चे एक क्लास में हो जाए तो टीचर का रेशो कम हो जाएगा, अच्छा कैंपस होगा, 1000 बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश का टीचर मिलेगा, अच्छी लैब, लाइब्रेरी, अच्छे स्कूल मैदान और अच्छे एक बड़ा बच्चों का अगर संख्या रहेगी तो एक अच्छा स्कूल प्राइवेट की तर्ज पे हो जाएगा। वो सारे सुझाव मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी को दिए, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कराई और उसके बाद एक समेकित के नाम से ट्रायल पे बैतूल में एक स्कूल 1 साल तक चला, वो सक्सेस हुआ, तो उसको फिर उन्होंने सीएम राइज के रूप में अडॉप्ट किया। मीडिया आपके बारे में अक्सर एक सुर्खियों में या कई बार अपनी कहानियों में लिखता है लो प्रोफाइल येट इन्फ्लुएंशियल, तो इससे सरकार और आपके दल को, भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा मिला या क्या आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, लो प्रोफाइल होना और आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रेशन नहीं होना दोनों अलग अलग चीज़। हाँ, नहीं, लो प्रोफाइल लेकिन असरदार, ये कैसा असरदार क्या होता है? लो प्रोफाइल का मतलब है कि हम ज़्यादा अपने आप को, एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति को पूरे समय अपनी ये चिंता रहती है कि मेरा यहाँ पे मेरी जो एक मेरा जो रिस्पेक्ट बना रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। वो वर्किंग से ज़्यादा इस पे ध्यान देता है कि किसने मुझे विश किया, किस मीडिया में मेरा नाम आया, दिन भर लोग मेरी चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, दिन भर, तो वो इसी में रहता है। लो प्रोफाइल मतलब हम इन सब चीज़ों की चिंता ना करें, हम मीडिया फ्रेंडली ज़रूर रहें, लेकिन रोज़ पेपर में हमारा नाम आना चाहिए, हम स्टेज पे ही बैठना चाहिए, हर व्यक्ति ने हमारा ही सम्मान करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें ना हो तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से एक्ट कर सकते हैं। आपकी जो अवधि होगी बतौर अध्यक्ष, उसके बाद भी चुनाव दूर होंगे, तो कोई दीर्घकालिक रोड मैप बनाए, क्योंकि कई सालों से पार्टी सत्ता में है और कई बार ऐसी बातें आती है कि एंटी इनकम्बेंसी हो, तो ऐसी कोई योजना है हेमंत जी जिसकी आपको लगता है कि इस बार, जैसे हर बार बीजेपी कोई ना कोई नया दांव रखती है, जैसे लाडली बहना हो, मतलब केंद्र में तो कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन आप कुछ नई चीज़ और सोच रहे हैं जिसको लंबे वक्त में आप
चाहते हैं कि देखिए, लागू हो? एंटी इनकम्पेंसी का सवाल मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि लगातार 3-4 बार हम सरकार बना चुके हैं। तो सरकार भी इस तरह से काम करती है कि हर बार जनता को लगे कि भारतीय जनता पार्टी को चलना है। जहाँ तक संगठन का सवाल है, तो हम पहले से ही मजबूत हैं, लेकिन मजबूत होने के साथ ये भी बात सच है कि कुछ विधानसभाएं हम नहीं जीते, कुछ बूथ हम नहीं जीते, कुछ समाज या वर्ग हमसे दूर है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हर दिल में भाजपा रहे, हर बूथ पे भाजपा रहे, हर विधानसभा में भाजपा रहे, हर समाज और वर्ग से हमारा दिल का नाता रहे। इस तरह से काम करे हमारा संगठन कि हर व्यक्ति से हमारा जुड़ाव रहे, हर क्षेत्र में जुड़ाव रहे। इस तरह से प्लान भी बनाएंगे और उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आपने शायद अपने जन्मदिन पर कहा है कि कोई पोस्टर बैनर नहीं लगेगा, और अक्सर हम देखते हैं कि राजनीति में जो प्रभावशाली लोग रहते हैं, शहर पाट दिए जाते हैं, जिन जिन जगहों पर जगह मिलती है वहाँ पर पोस्टर बैनर लगा दिए जाते हैं। वैसे जो सरकार के मुखिया हैं केंद्र सरकार में, वो भी अक्सर कहते रहते हैं कि कोई वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप जो कार्यकर्ता आपको प्रेम करते हैं उसको कैसे समझा रहे हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत सोचना है, कई लोग मेरे बात से सहमत भी नहीं रहते। जैसे मैं कभी अपनी गाड़ी में नहीं लिखता कि मैं विधायक हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हूटर नहीं लगाता, गनमैन नहीं रखता। तो मैं उसमें मजाक में कहता हूँ कि जंगल में जैसे विधायक कोई है तो अपने क्षेत्र का टाइगर ही होता है, तो टाइगर बोर्ड लगा के नहीं घूमता, उसको ज़रूरत क्या है बताने की मैं विधायक हूँ। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, आप जाने। अब हर का जन्मदिन आता है, एक सामान्य नागरिक का भी आता है और एक बड़े व्यक्ति का भी आता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि मेरे होर्डिंग पोस्टर लगे। अगर देश में याद किया जाए तो गांधी को याद किया जाए, विवेकानंद को याद किया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया जाए, दीनदयाल को याद किया जाए, श्यामा प्रसाद जी को याद किया जाए, हमारे सरदार पटेल को याद किया जाए, या मोदी जी की नीतियों को। मैं तो एक पार्टी के कार्यकर्ता की दायित्व मिला है, दायित्व के नाते लोग, किसी को कोई पद चाहिए होगा, किसी को कोई पदाधिकारी बनना होगा और बड़े बड़े होर्डिंग लगा ले, तो मेरे दिल के तो नज़दीक आएगा नहीं, उसका खर्चा और हो जाएगा। तो मैंने इसलिए अपील की है कि लोग सामान्य रहें, आप अच्छा काम करें, आप जनता के बीच में अपनी अच्छी छवि बनाएं, पार्टी के लिए अच्छा काम करें, तो आपका वैसे ही पार्टी आपका चयन कर लेगी। उसके लिए होर्डिंग पोस्टर की ज़रूरत नहीं है। तो एक सुझाव अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि शायद आप इस बात को बहुत ज़्यादा न बताना चाहें, लेकिन आपकी इजाज़त से अगर मैं कह पाऊँ कि जैसे हेमंत जी 40 अनाथ बच्चों का पूरा खर्चा उठाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, क्या ये सही उपहार नहीं होगा कि हम सब अपने आसपास अगर कहीं कोई मुफलिसी है, कोई दिक्कत है, तो उनकी सेवा करें? देखिए, जनप्रतिनिधि के नाते कोई भी व्यक्ति जन्म से समाज से भी नहीं होता। हर के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिसके कारण उसको लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए। मैं विधायक बना, इससे पहले सांसद बना, तो मैं जब अपने क्षेत्र में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसका परिवार चलाने वाला अच्छे से परिवार चला रहा था, अचानक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे यहाँ एक आदिवासी परिवार, पति पत्नी का मर्डर उसके पड़ोसी ने कोई झगड़े के कारण कर दिया, उसकी 3 बच्चियाँ अनाथ हो गई। तो मैं जब पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ और इस तरह के इंसिडेंट देखता हूँ, तो फिर मैं उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी, उनको 12th तक की पढ़ाई का, स्कूल का पूरा खर्चा मैं स्कूल मालिकों से बात कर लेता हूँ, प्राइवेट है तो या शासकीय है तो उसमें 10 से 20 हज़ार की मदद, और अगर प्राइवेट स्कूल है तो स्कूल के ओनर शामिल होना चाहें तो 25% वो रिबेट दे देते हैं, 75 में, और 20,000 रुपये पर साल उस परिवार की मदद करता हूँ। तो ऐसे लगभग 40 बच्चे हैं जिनकी पूरी परवरिश और उनके परिवार की मदद है। आपकी टीम में बहुत ही ऊर्जावान और बहुत
कहते हैं ना, ओजस्वी प्रवक्ता गण हैं सारे हमारे साथी यहाँ बैठे हुए, जिनके साथ हमारा बहुत वास्ता पड़ता है। हाल ही में जो आपने उज्जैन में पार्टी कार्यकर्ताओं को जो पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करने की बात कही है, मुझे खुशी होती है क्योंकि काफ़ी सालों से इनके साथ हमारा उठना बैठना है और कभी भी किसी विषय पर पीछे नहीं हटते, हर विषय पर ईमानदारी से जवाब देते हैं, चाहे कोई भी विषय हो। कई बार चूंकि पार्टी इतने सालों से सत्ता में है तो हम थोड़े तीखे सवाल भी पूछते हैं, लेकिन उसी ईमानदारी से जवाब देते हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आप कौन सी कार्यशैली या मूल्य अपने कार्यकर्ताओं में या अपने जो आपकी टीम है उन साथियों में भरना चाहते हैं? देखिए, मैंने कहा था कि अपना काम या अपने जो आपका नेचर है या आपका जो व्यक्तित्व है उसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी लाए। जैसे पार्टी ने आपको कोई काम दिया, आपने रिपोर्टिंग कर दी लेकिन काम ही नहीं हुआ, तो आपके उसमें ईमानदारी होना चाहिए कि नहीं हुआ तो नहीं बोल दें। ऐसे ही समाज में आप जाएं तो आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व ऐसा रहे कि समाज को लगे नहीं, ये व्यक्ति जो कहता है वो करता है, या ये ऑनेस्ट है, हम ऐसे कुछ करेंगे तो ये काम करेगा। तो आपकी पर्सनालिटी में समाज को लगे कि आप एक ऑनेस्ट व्यक्ति है, आप जो कहते हैं वो करते हैं और समाज आपका सम्मान करे। ऐसे हर कार्यकर्ता में अपनी पर्सनालिटी में उसको खुद को देखना चाहिए कि समाज उसको एक ईमानदार की तरह, एक अच्छे व्यक्तित्व की तरह उसका सम्मान करे। अगर उसके व्यक्तित्व का समाज सम्मान करेगा तो उसका तो सम्मान होगा ही होगा, वो हमारे दल का कार्यकर्ता तो हमारे दल का भी सम्मान होगा। हेमंत जी, कई दफ़े हमने देखा है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, नेताओं को समझाते हैं, विधायकों को समझाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जैसे कोई कलेक्टर को धमका रहा है, कोई किसी महिला अधिकारी पर चीख रहा है, कोई महाकाल के गर्भगृह में घुस जा रहा है, कोई देवी के मंदिर में चला जा रहा है सायरन हूटर बजाते हुए। और अक्सर वो तस्वीरें भी आई जब आपने उनको समझाया है, आपने कहा है कि उनको ये पार्टी लाइन का उल्लंघन न करें। आपको लगता है कि बार बार ये प्रवृत्ति बढ़ रही है या समझाने बुझाने पे मान रहे हैं लोग? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कोई ऐसा परिवार देखा जिसमें उसके माता पिता या पालक ने बच्चे को 1 तारीख को डांट दिया और 1 साल तक उसने कोई गलती नहीं की, या अगले 10 साल तक वो गलती करेगा ही नहीं? ये तो स्वभाव है, परिवार है। हम कोशिश करते हैं गलती ना करे, अगर करेगा तो समझाते रहेंगे, वो भी प्रयास करते हैं कि ना करे, हम भी समझाते रहेंगे। ये तो परिवार भाव है, कोशिश करें कि घटनाएं कम हो। देखिए, राजनीति में और समाज में हम ये नहीं सोच सकते कि एक भी घटना ना हो या इसके लिए कोई गाइडलाइन बना दें। मानव स्वभाव है, कई बार परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं। जैसे कोई जनप्रतिनिधि है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई नगर पालिका अध्यक्ष है, उसको जनता ने किसी काम के लिए बहुत उस पर प्रेशर बनाया, तो हो सकता है उसकी शब्दावली थोड़ी तीखी हो जाए। कई लोग अपने स्वभाव पे कंट्रोल कर लेते, कई नहीं कर पाते। तो हमें लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता के जो काम है उसकी भी चिंता करें, लेकिन उसके लिए सामंजस्य भी बनाएं, व्यवहार भी ठीक रखें। और ये लगातार चर्चा करने का विषय है, लोगों को बताने का विषय है। और ये आप समझिए कि धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। 2-3 घटनाएं हुई हैं और ये स्वाभाविक है, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसी घटनाएं चलती है। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, जब आप नहीं थे, तो ऐसी कितनी घटनाएं हो जाती थी। अब फट से आप लोग चैनल पे आ जाता है, टीवी पे आ जाता है, प्रिंट मीडिया पे आ जाता है, तो अपने को लगता है समाज शायद गलत दिशा में जा रहा है। समाज वही है, लगातार बताने का और समझाने का समय चलता रहना चाहिए। चूंकि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि परिवार का आपने उदाहरण दिया, तो मुझे अचानक से अपने बचपन की एक घटना याद आ गई। मैं बहुत शरारती था। अक्सर जब क्रिकेट खेल के आता था तो हमारे घर पे एक हमारी घरेलू कामकाज संभालने के लिए रहती, तो बोल नहीं पाती थी, तो वो अक्सर मम्मी पापा को जगा देती थी दोपहर में जब मैं घुस रहा होता था। और मुझे बहुत, माँ से तो बहुत पढ़ती थी, पिताजी से नहीं पढ़ती थी। तो मैं नटखट था और एक बार पानी गर्म हो रहा था, इमर्शन रॉड लगा था, तो मैंने उसको कहा कि हाथ डाल के देखो कि पानी गर्म हुआ या नहीं। मुझे पता था कि उसको झटका लगना है और मेरे पिताजी ने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया था। उसने जैसे ही डाला झटका, उसको झटका लगा, वो गिरी और वो खूब रोने लगी। पिताजी आए और पिताजी ने कुछ नहीं देखा, पुरानी एक उनके चमड़े की बेल्ट थी, मैं 11वीं में था, और मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मुझे आज तक याद है कि मैंने बहुत गलती की।
दरअसल मैंने ये सवाल इसलिए कहा हेमंत जी, क्योंकि कई बार जो विधायक हैं, जैसे आपने खुद कहा कि वो टाइगर है, उसको देखा जाता है, उसको जनता चुनकर के भेजती है, हम उसे कानून बनाने वाला कहते हैं। वो जब इस तरह के इशारे करते हैं ना, तो ये समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। इसीलिए वो उदाहरण आया कि कई बार अगर ना समझें तो कई बार होता है, जैसे मेरे पिताजी ने मुझ पर वो अगर नहीं किया होता तो शायद मैं वैसा ही उद्दंड और कहते हैं नटखट बना रहता, लेकिन मुझे सीख मिल गई कि भाई अब नहीं करना है, इसीलिए वो सवाल आया था। तो लेकिन खैर आपने बहुत अच्छे से समझाया। जो कहा उससे मैं एक फिर जी, आज से पहले स्कूल के टीचर से पूछिए तो वो अगर किसी बच्चे को मारते थे तो घर में उसकी और पिटाई होती थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज कोई टीचर किसी बच्चे को आंख भी दिखाता है तो सही पेरेंट है। डरने आ जाते हैं। तो समय बदल गया है, बिल्कुल। इसलिए अपने को उसी समय के बिल्कुल। हिसाब से लोगों को बिल्कुल बताना चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा ये था, क्योंकि ये बात शायद आपसे कई बार पूछी जाती है, पर हमारे मंच पर आए तो मैंने कहा कि मैं भी पूछूं कि उस रणनीति को मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है जब कमलनाथ जी की सरकार गई और कई सारे लोग बैंगलोर में थे, तो उस रणनीति के बारे में आखिरी सवाल है मेरा, अगर आप आज विस्तार से बताना चाहें, क्योंकि हमने कई बार अनौपचारिक चर्चा भी की तो रह जाती थी, तो अगर आज आप बताना चाहें कुछ। देखिए, कांग्रेस की जो कमलनाथ जी की सरकार गिरी, उसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी की सरकार गिरी तो उन्होंने कांग्रेस के ही कोई बड़े नेता का नाम कांग्रेस के नेता ही नहीं लिया। बिल्कुल। तो उनकी सरकार उन्हीं ने गिराई। सरकार गिरने के बाद जरूर अगर कोई किसी परिवार में कोई टूट के आता है, रूठ के आता है, तो पड़ोसी उसको चाय भी पिलाता है, उसकी चिंता भी करता है। तो उस नाते हमने उनकी पूरी चिंता भी की और उन्हें घुमाने भी ले गए यहाँ से बैंगलोर। आप उनकी चिंता भी की, उनका साथ भी रहे। और जो एक परिवार कोई टूटा है तो, लेकिन हमने उनकी बाद में चिंता की। जो कांग्रेस टूटी है, सरकार गिरी है, उसमें पूरी तरह उनके नेताओं का योगदान है, हमारा कोई लेता नहीं। चलिए, बड़ी सहजता से और बड़ी सहृदयता से हेमंत जी ने सारी बातें, और बहुत अच्छा लगा इनके साथ, लेकिन वक्त का इशारा है कि अब इस सेशन को रैप करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे इस मंच को आने के लिए और इसे समृद्ध बनाने के लिए। एनडीटीवी की परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इस लायक समझा और बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सभी से एक विनती करना चाहूंगा। एक बड़ा पुराने कहते हैं कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, तो एक भजन की संध्या का हमने आयोजन किया है। आपने शुरुआत में भी देखा, और मैं आधी रात में ही पीएम मोदी जो थे वो एक सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं। महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो फोन वगैरह ट्राई करती हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठता है। लेकिन आप कोई